हेलो गाइस, आज हम एक नई वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब जो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस था उसका ही जो नेक्स्ट टॉपिक हमें कवर करना था वो क्या था, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी जो हैं हमारे इस चैप्टर में एनसीईआरटी में डिफाइन करके दी हुई हैं और जिसको आपको थॉरोली याद रखना है। जैसे कि पहला है टाइडल वॉल्यूम। तो एक एक करके इन सारी रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ को हम चेकआउट करेंगे। तो फर्स्ट जो है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? जब हम वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो अपन नॉर्मल रेस्पिरेशन और एक्सपायरेशन के टाइम लेते हैं, है ना, तो वो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या कहलाता है? टाइडल वॉल्यूम। तो वो कितना है? वो 500 ml होता है और 6000 to 8000 ml पर मिनट के उससे यदि देखें तो 6000 to 8000 पर ml होता है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन व्हाट इज इट इज़ टाइडल वॉल्यूम। और यदि इसको इस तरीके के इस ग्राफ में देखें तो इस ग्राफ में क्या है? इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इस तरीके से। और जो बीच की जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट करके रखा हुआ है आपका टाइडल वॉल्यूम। ओके, I think it is clear now. Then afterwards we are moving to the inspiratory reserve volume. This is a next जो हमारा respiratory volume का next part है, inspiratory reserve volume. Inspiratory reserve volume क्या होता है? जो additional volume हम इन करते हैं after inspiration, जो हमने normal inspiration, inspiration मतलब सांस का लेना, सांस जब अपन अंदर कर रहे हैं तो normal inhalation के बाद, normal inspiration के बाद जो extra amount of volume हम अंदर लेते हैं ज़बरदस्ती, मतलब फोर्सफुल इंस्पायरेशन करें यदि, और तब उस टाइम पे जो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हम एंटर करते हैं अपने अंदर वो होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और उसका वॉल्यूम क्या होता है? 2500 to 3000 पर ml। ठीक है, 2500 to 3000 ml। ये क्या होता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू है ये। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है कहाँ दिखाते हैं? ये जो ऊपर का ग्राफ है, ये यहाँ पे जो फोर्सफुल रेस्पिरेशन के टाइम जो एक्स्ट्रा जो अमाउंट ऑफ एयर हमने अंदर लिया है वो यहाँ पे इस वाले कॉलम में शो करके रखा हुआ है। ओके, जो पर्पल कॉलम से आपको दिख रहा है यहाँ पे सारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और जब ग्राफ जो है उसका इस तरीके से बढ़ जाता है, वाइटल वॉल्यूम ये है और जो अपना टाइडल वॉल्यूम था ये है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर लिया तो उसकी वजह से ये जो ग्राफ है अपर पीक इसका बढ़ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट वॉल्यूम है हमारा वो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसे इंस्पायरेशन के टाइम जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर अपन इंस्पायर कर रहे थे या अंदर ले रहे थे, हमारे अंदर ले रहे थे, तो वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था। वहीं सेम उसकी 22 वर्षा क्या है? जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जब हम एक्सपायर करेंगे, जो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद यदि फोर्सफुल एक्सपायरेशन जब हम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर जब हम बाहर निकाल रहे हैं, तो वो जितना अमाउंट ऑफ एयर हम बाहर निकाल सकते हैं वो जो वॉल्यूम होता है उसको अपन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, जो कि होता है 1000 to 1100 ml। आपको एग्जैक्ट यही वैल्यू याद रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चंस में पूछते हैं नीट में। ओके, तो ये इस ग्राफ के थ्रू कैसे दिखाया गया? ये जो तो हमारा जो टाइडल वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये इंस्पायरेटरी जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर उसने ली तो ये पीक जो है अप हो गया। अब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फोर्सफुल एक्सपायरेशन बाहर निकाला वॉल्यूम एयर, तो एयर का वॉल्यूम जो है वो कम हुआ एक्स्ट्रा, तो वो इस तरीके से नीचे डाउनवर्ड पीक से रिप्रेजेंट करा गया है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। ओके, ये रहा अपना क्या? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके बाद देखते हैं अपन रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है? जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन, बहुत ज़बरदस्ती हमने सांस निकाल दी है, सांस बहुत ज़्यादा एक्सपायर कर दिया है, उसके बाद वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारे लंग्स में बच जाता है तो वो होता है हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम। और वो कितना होता है? 1100 to 1200 ml होता है। जो मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सांस निकालने के बाद भी, एयर आउट करने के बाद भी जो अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में बाकी रह जाती है वो वॉल्यूम जो होता है वो रेसिडुअल वॉल्यूम है। और वो कितना है? 1100 to 1200 ml। और रेसिडुअल वॉल्यूम जो है इस ग्राफ में बिल्कुल डाउनवर्ड दिखाया गया है, बिल्कुल नीचे की जो साइड है वो रेसिडुअल वॉल्यूम दिखाया गया है। कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो एयर है जो यहाँ बच गया है, ठीक है, तो वो क्या है? रेसिडुअल वॉल्यूम है। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? तो हमने क्या देखा था? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखा था। वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो इंसान क्या है एक्स्ट्रा अमाउंट कितना इंस्पायर कर पा रहा है, एक्स्ट्रा अमाउंट वो कितना और इंस्पिरेशन कर पा रहा है, वो IRV था। लेकिन उसमें यदि अपन टाइडल वॉल्यूम को ऐड कर दें तो वो टोटल वॉल्यूम एयर इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद
टोटल इंस्पायर करने वाला जो वॉल्यूम होता है वो होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, और वो कितना होता है 3000 to 3500 ml। आप खुद इसको एडअप करके देख सकते हैं कि 500 क्या था हमारा, 500 हमारा था टाइडल वॉल्यूम, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था क्या 2500 to 3000 था। तो उसको यदि उसमें आप 500 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3000 to 3500 ml इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आएगी। और उसको इस ग्राफ में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, और प्लस अपन ने ऐड कर दिया क्या वाइटल जो अपना जो टाइडल वॉल्यूम है उसको ऐड कर दिया, तो ये पूरा मिला के जो होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ये देखो यहाँ पे दे रखा है। ओके, इतना जो वॉक्स है पर्पल वॉक्स, आईसी मतलब क्या है, यहाँ पे आईसी से रिप्रेजेंट करा गया है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसमें टाइडल वॉल्यूम इंक्लूडेड है और आईआरवी भी इंक्लूडेड है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, वहाँ जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इंस्पायरेशन के बाद, जो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट इंस्पायर कर रहे थे तो वो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी थी। और यहाँ पे क्या है जो नॉर्मल जो है अपन ने क्या करा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। जब नॉर्मल इंस्पिरेशन कर रहे हैं हम, नॉर्मल ब्रीथिंग के टाइम जब हम एयर को अंदर ले रहे हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर जो हम निकालते हैं, एक्सपायर करते हैं, है ना, टोटल नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, जो नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर या बाहर करते हैं, तो वो जो वॉल्यूम होता है वो होता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, और वो होता है 1500 to 1600 ml। और उसको इस ग्राफ में इस तरीके से दिखाया गया है कि ERV TV प्लस ERV, TV क्या है टाइडल वॉल्यूम, और ERV से किसको रिप्रेजेंट करा गया है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ओके, देन आफ्टरवर्ड्स इसके बाद देखते हैं हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारे लंग्स में बाकी रह जाता है एक्सपायरेशन के बाद, वो क्या था हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम था। उसमें ही यदि अपन ने ERV यदि एडअप कर दिया तो वो हो जाता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। पर चेक कर लेते हैं अपन, है ना, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, और वो कितना होता है 2100 to 2300 ml होता है। क्या है वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में बाकी बच जाती है वो क्या होता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होती है, और वो उसका अमाउंट क्या है 2100 to 2300 ml होता है। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी यहाँ इस ग्राफ में इधर दिखाया है ERV प्लस RV, है ना, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस RV करा तो हमको क्या मिला फंक्शनल FRC मिला। FRC मतलब फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मिला। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट जो कैपेसिटी है वो है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन, है ना, फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद और फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद कितना एयर जो है हम एक्सपायर कर पा रहे हैं, कितना एयर जो है वो हम इंस्पायर कर पा रहे हैं, और जो नॉर्मल हमारा इंस्पायरेटरी रेट था उन सबको एडअप कर दो तो जो मिलता है वो होता है वाइटल कैपेसिटी, है ना। नॉर्मल रेस्पायरेशन के अलावा जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन है और फोर्सफुल इंस्पायरेशन है उन सबको एडअप कर दें यदि तो हमें मिलता है वाइटल कैपेसिटी, जो कि होता है 3500 to 4500 ml। इन सब की वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सबकी वैल्यू अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो वाइटल कैपेसिटी की जो इस ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, ये देखो आपका टाइडल वॉल्यूम है प्लस ऊपर का IRV दैट मीन्स इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और नीचे का है ERV। तो इन सब को मिला के क्या बनाएगा आपका वाइटल कैपेसिटी। ओके, ये बन गया आपका वाइटल कैपेसिटी। नेक्स्ट जो कैपेसिटीज़ हैं उसमें है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है, अभी हमने क्या करा था ERV IRV एंड TV ऐड करा था तो अपन को मिला था वाइटल कैपेसिटी, लेकिन टोटल लंग कैपेसिटी में रेसिडुअल वॉल्यूम भी यदि अपन ऐड कर दें, है ना, जब वाइटल कैपेसिटी में यदि अपन रेसिडुअल वॉल्यूम ऐड कर दिया तो हमें मिलता है टोटल लंग कैपेसिटी, जिसको अपन बोलते हैं TLC से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और कैसे अपन को मिला है ये IRV प्लस ERV प्लस TV प्लस IRV, है ना, ERV TV IRV क्या इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम, सबको एडअप करने के बाद हमें क्या मिलता है
टोटल लंग कैपेसिटी मिलता है, या फिर एक फॉर्मूला और बोल सकते हैं कि वाइटल कैपेसिटी में रेसिडुअल वॉल्यूम यदि अपन ने एडअप कर दिया तो क्या मिलेगा, हमें टोटल लंग कैपेसिटी मिलेगा। देन इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, डेड एयर वॉल्यूम्स, डेड स्पेस किसे बोलते हैं, तो वो पार्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, डेड स्पेस। और उसमें जो एयर का वॉल्यूम बाकी बचता है तो उसको बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम या फिर डेड एयर वॉल्यूम। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया है कि पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नॉट इन्वॉल्व इन द गैशियस एक्सचेंज इज कॉल्ड डेड स्पेस। और कौन सा जो पार्ट है जो गैशियस एक्सचेंज में इंक्लूडेड नहीं है, तो जो नॉस्ट्रल से लेके ब्रोंकाई का पार्ट, जो हमारे नाक का जो हिस्सा होता है वहाँ से हमारा ब्रोंकाई का जो पार्ट होता है वहाँ तक का, वहाँ पे कोई भी गैशियस एक्सचेंज, एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है। तो वो जो वॉल्यूम होता है उसको हम बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम। और वो कितना होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 150 ml के इक्वल होती है। अब यदि बोले कि एक रेस्पिरेटरी साइकिल किसे बोलते हैं, तो जब हम एक बार सांस ले रहे हैं और एक बार सांस निकाल रहे हैं, इसको एक पूरा रेस्पिरेशन का एक साइकिल कंप्लीट होना बोलते हैं। और जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट या फिर बोलें ब्रीथिंग रेट कितना होता है, 12 to 16 पर मिनट होता है, 12 to 16 टाइम पर मिनट। मतलब एक मिनट में पर्टिकुलर जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो 12 to 16 टाइम जो है ब्रीथिंग करता है। ब्रीथिंग यदि कर रहा है मतलब एक ब्रीथिंग में 1 टाइम इंस्पायरेशन एंड 1 टाइम एक्सपायरेशन इंक्लूडेड रहेगा। और जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ वगैरह हैं उनके लिए मेजरमेंट के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्पायरोमीटर, ठीक है। तो इससे रेस्पिरेटरी रेट को हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, ये क्या है, स्पायरोमीटर है। इसके थ्रू हम देखते हैं कि इंस्पायरेटरी रेट इनका कितना क्या है। ओके, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज, जो मेन जो हमारे रेस्पिरेशन का पार्ट है कि जिससे हमारा जो ब्लड है वो प्योर हो पा रहा है, ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में डिज़ोल्व हो पा रही है। तो वो मेन गैसेस एक्सचेंज जो है वो कहाँ हो रहा है, तो वहाँ देखते हैं कुछ जो ऑर्गन्स इंक्लूडेड रहते हैं इस गैसेस एक्सचेंज में, उसको देखते हैं। तो पहला जो पार्ट है एल्वियोलाई एंड ब्लड, नेक्स्ट पार्ट है ब्लड एंड टिश्यू। इन चीज़ों के बीच में क्या होता है, जो हमारा मेन जो है रेस्पिरेशन होता है, इनके जैसे ये रही जो एल्वियोलाई दे रखी हैं, अलग अलग फॉर्म में एल्वियोलाई को रिप्रेजेंट करा है। जब एल्वियोलाई का टीएस लेंगे तो वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा उसका, ठीक है। और ये एक एल्वियोलाई का डायग्राम शो अप करने की कोशिश की है कि यहाँ पे देखो पल्मनरी आर्टियोल्स हैं, और जो पल्मनरी आर्टियोल्स हैं पल्मनरी वेन्यूल्स हैं। आर्टियोल्स क्या होंगे, जिसमें पल्मनरी आर्टियोल्स वो होंगे जिसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो कर रहा रहेगा, और पल्मनरी वेन्यूल्स वो पार्ट होंगे जिसमें प्योर ब्लड फ्लो कर रहा होगा। और जो बीच का जो जंक्शन रहेगा इन सब का वो होगा कैपिलरीज नेटवर्क। ओके, अब एल्वियोला जो होते हैं वो हमारे प्राइमरी साइट्स होते हैं गैसेस एक्सचेंज की। जो भी गैसेस एक्सचेंज हो रहा है लंग्स में वो मेनली हो कहाँ रहा है एक्चुअल में, वो एल्वियोलाई ब्लड टिश्यूज़ के बीच में हो रहा है। और जब O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो सिंपल डिफ्यूजन्स के थ्रू होता है। सिंपल डिफ्यूज़न मतलब उनके पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है कि हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर जो है वो गैसेस मूव करेंगी। अब आपको इतना तो मतलब नॉलेज में होगा कि हमारे जो एल्वियोलाई में है उसमें पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है और CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होता है। तो एल्वियोलाई के कांटेक्ट में जो भी ब्लड वेसल्स आती हैं तो वो क्या एल्वियोलाई क्या करती हैं, अपने से जो O2 होता है वो ब्लड वेसल्स में O2 को डाल देती हैं। वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है गैसेस एक्सचेंज, तो वो कुछ फैक्टर्स हैं, उनको देखते हैं। इसकी प्रेशर एंड कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन एंड सरफेस एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। प्रेशर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है कि हाई पार्शियल प्रेशर टू गैसेस जो है हमेशा अपने हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर जो है वो मूव करती हैं, है ना। तो इस वजह से वो प्रेशर पे डिपेंड करता है। अब कुछ जो गैसेस होती हैं उनकी सॉल्युबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि जो CO2 है उनकी जो ब्लड में सॉल्युबल होने की पावर कितनी है, O2 है उसकी ब्लड में सॉल्युबल होने की पावर कितनी है, उस हिसाब से वो जो है पर्टिकुलर जो ब्लड है उसमें डिज़ोल्व होती हैं। फिर उसके बाद आया थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। जो एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन होती है वो एक्सट्रीमली थिक मेम्ब्रेन होती है, थिन मेम्ब्रेन, पतली मेम्ब्रेन होती है, जिसके थ्रू क्या है गैसेस एक्सचेंज जो है कंफर्टेबली पॉसिबल होता है। तो यदि कंफर्टेबल गैसेस एक्सचेंज चाहिए है तो रिक्वायरमेंट होती है एक थिन मेम्ब्रेन की। तो इस वजह से ये क्या है थिकनेस पे भी डिपेंड कर रही है कि मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है, गैसेस एक्सचेंज उस पर भी डिपेंड कर रहा है। देन आफ्टरवर्ड्स सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अब रेस्पिरेटरी
रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है तो, लेकिन उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए गैसेस एक्सचेंज के लिए। यदि इसको देखेंगे, एल्वियोलाई को अनकॉइल करेंगे तो ये देखेंगे कि बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्लूडेड रहता है एक एल्वियोलाई में, ओके, जिसकी वजह से जो है हमारा गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है। अब फैक्टर्स को एक फैक्टर्स को हम डिटेल में देखते हैं कि जो पहला फैक्टर था प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वो कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो हमने पता है इतना, तो जो भी गैसेस हैं वो मूव करते हैं अपने पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग। तो हर एक गैसेस का यहाँ पे पार्शियल प्रेशर दे रखा है कि एटमॉस्फेयर एक जो एयर होती है उसमें पार्शियल प्रेशर O2 का होता है 159 mm of Hg एंड CO2 का पार्शियल प्रेशर एयर में होता है 0.3 mm of Hg। एल्वियोलाई में जो पार्शियल प्रेशर O2 का होता है वो 104 mm of Hg होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो एल्वियोलाई में होता है वो 40 mm of Hg होता है। यदि ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड मतलब इम्प्योर ब्लड है, उसमें कितना होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 40 mm of Hg, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली 45 mm of Hg। यदि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ब्लड जो है वो प्योर है, तो पार्शियल प्रेशर जो O2 रहेगा वो 95 mm of Hg रहेगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो रहेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, प्योर ब्लड में बहुत ही कम मतलब 40 mm of Hg रहेगा। यदि टिश्यूज़ लेवल पे जाते हैं तो टिश्यूज़ में जो भी हैं बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस होने के कारण पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो है वो लो हो जाता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो 45 mmg होता है। किसमें, टिश्यूज़ की बात करें यदि तो। अब अपन एक तरीके की आपके फ्लो चार्ट दे रखा होगा आपके NCERT में, उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दे रखा है। कि ये इन्होंने एल्वियोलर एयर क्या दिखाई है, जो भी हमने एयर को इंस्पायर किया है तो वो एल्वियोलाई में गई। अब एल्वियोलाई में जो पार्शियल प्रेशर है एयर का वो कितना शो हो रहा है 104 mm of Hg, और CO2 है 40 mm of Hg, ओके। तो क्या होगा यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है O2 का 104 है, और यदि अपन देखा जाए जो ब्लड स्ट्रीम है, यहाँ से क्या है टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ से क्या हो रहा है हमारे जो ब्लड स्ट्रीम फ्लो कर रहा है, ये पूरा ब्लू जो ब्लड दिखाया है वो पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें O2 की जो अमाउंट है वो कम है और CO2 का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है। यदि CO2 का अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा है तो ये जो है यहाँ से यहाँ मूव करेगा, मतलब जो वेन्यूज जो आर्टरी से, पल्मरी आर्टरी से जो CO2 है वो एल्वियोलाई में मूव करेगा, और O2 का कंसंट्रेशन जो है हमारे एल्वियोलाई में ज़्यादा है तो वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करेगा। तो जैसे ही O2 हमारे ब्लड में डिज़ोल्व होगा और CO2 जो है एल्वियोलाई में आउट हो जाएगा तो हमारा ब्लड जो है एक तरीके से प्योर फॉर्म में इंक्लूड हो जाएगा, और प्योर फॉर्म जैसे ही होगा ब्लड का तो वैसे ही जो ब्लड है हमारे हार्ट में वापस से सप्लाइड होगा। हार्ट में जाने के बाद जो है ब्लड बाकी की ऑर्गन्स में सप्लाई होगा। लाइक सपोज यहाँ पे दिखा रहे हैं कि पर्टिकुलर किसी ऑर्गन के टिश्यू में जो है वो O2 की सप्लाई होएगी, क्योंकि CO2 क्या होता है टिश्यूज़ में क्या होता है CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, O2 कम होता है। तो अब वापस से क्या होगा O2 का कंसंट्रेशन ब्लड स्ट्रीम से में ज़्यादा है, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है O2 का ब्लड में, और O2 का जो कंसंट्रेशन है टिश्यू में वो लो है। तो अब वापस से जो O2 है वो अपने हाई कंसंट्रेशन टू हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर मूव करेगी, और हैंस कहाँ से कहाँ मूव करेगी, वो अपनी ब्लड स्ट्रीम जो थी पल्मोनरी सिस्टमैटिक जो आर्टरी सी वहाँ से अपने टिश्यूज़ में आएगी। क्या होगा तो इससे क्या होगा, अब जो टिश्यूज़ है उसमें को तो ऑक्सीजन मिल जाएगी, लेकिन टिश्यू क्या करेगा CO2 को वापस से ब्लड में डिज़ोल्व कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा O2 का जो पार्शियल प्रेशर है ब्लड में कम हो जाएगा और CO2 का पार्शियल प्रेशर जो ब्लड में बढ़ जाएगा, और वापस से ब्लड हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के बाद ये तुरंत से जाएगा हमारे हार्ट के राइट एट्रियम के पार्ट में, और फिर राइट एट्रियम से ये वापस से हमारे लंग्स में ट्रैवल करके लंग्स में जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा, वापस से ये CO2 अपनी यहाँ पे निकालेगा और वापस से O2 यहाँ पे डिज़ोल्व हो जाएगी ब्लड में, और इस तरीके से ये साइकिल कंटिन्यूस जो है हमारे अंदर चलती रहती है ना, पार्शियल प्रेशर पे डिपेंडेंट होके। अब यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी के फॉर्म में दी रखा है तो हम इसको देख लेते हैं क्या दिया है। पार्शियल प्रेशर जो एल्वियोलाई में होता है वो 104 mm Hg रहता है, ठीक है, जो कि मोर देन है किससे, ब्लड कैपिलरी से। इसलिए क्या होता है ब्लड कैपिलरीज में जो है ब्लड O2 है वो फ्लो कर जाता है एल्वियोलाई से। अब पार्शियल प्रेशर जो CO2 है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में
वो ज़्यादा है किसमें, एल्वियोलाई के कंपेरिजन। एल्वियोलाई में तो क्योंकि O2 का ज़्यादा है, CO2 का कम है। तो अब वापस से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें से, उसमें हाई पार्शियल प्रेशर है टू लो पार्शियल प्रेशर वो फ्लो करेगा CO2। लो पार्शियल प्रेशर मतलब एल्वियोलाई में जो CO2 है वो डिफ्यूज़ हो जाएगा, जहाँ पे 40 mm ऑफ Hg उसका पार्शियल प्रेशर है। नेक्स्ट जो है फैक्टर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, जिसको अपन नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे और थोरोली इसको अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और इसके ऑब्जेक्टिव्स भी, इसके जो नीट बेस्ड क्वेश्चंस है उसको भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप इसको सॉल्व करके देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।